हाय गुड मॉर्निंग बच्चों। है ना। आज के लेक्चर में आज बेसिकली वी आर प्लानिंग टू रिवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम केमिस्ट्री इन लाइव लास्ट चैप्टर एक्चुअली इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर्स बेसिक। है ना। तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में इस चैप्टर को रिवीजन करेंगे। हमने पहले भी इस चैप्टर को आपको पढ़ा रखा है, बट फिर भी हमने ये चैप्टर स्टार्ट करना है, हमें पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है, हमें क्विक रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है। आई होप कि सबके पास नोट्स होंगे। ठीक है, बट फिर भी मैं एक नोट शेयर करके आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। है ना। हम टाइम वेस्ट नहीं करते और हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ स्टार्ट करेंगे, फिर वैसे हम पॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स, है ना, और वो सारे चैप्टर्स एक एक करके हम रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे पीछे की तरफ से। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी आपको एक पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारा एक पीडीएफ है ना, इसको हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना। तो इस पे देखिए बेसिकली क्या होता है कि हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में क्या बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स होता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना, ये हम पढ़ते हैं। है ना। ये हर एक ह्यूमन बींग को जानना चाहिए कि हमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या क्या करना है, कैसे प्रिकॉशंस लेना है, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या है कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है ये 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है यहाँ पे। एक फर्स्ट पार्ट है आपका, है ना, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स एंड केमोथेरेपी। हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, है ना, मेडिसिन के बारे में, ऑब्वियसली मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं और उसके यूजेस पढ़ते हैं। केमिकल्स इन फूड, आपको पता होगा बहुत सारे फूड्स में क्या क्या आता है, केमिकल्स ऐड किया आता है ना। और फूड फूड को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। दूसरा क्या है कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हम यूज करते हैं। है ना। बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं जिनको शुगर नहीं बोला जाता है यूज करने के लिए, बट हम वो शुगर फ्री हम यूज करते हैं, दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, है ना। और फिर क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना। तो अगर सपोज करो कुछ फूड होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो हम उसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। सिमिलरली हम क्या यूज करते हैं बेटा, क्लींसिंग एजेंट। तो ये जो क्लींसिंग एजेंट्स होता है ना, ये ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है किसके लिए यूज किया जाता है, क्लीन करने के लिए। और ये क्लींसिंग एजेंट्स बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, जिसको सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में बोलते हैं। डिटर्जेंट्स फर्दर क्लासीफाई किया गया है ना, अनायनिक, केटायनिक और नॉन आयनिक पार्ट। ठीक है। और अभी अगर आप मेडिसिन की बात करेंगे तो ये फर्स्ट वाला पोर्शन में ये, है ना, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट जैसे एंटासिड्स है, एंटीहिस्टामाइंस है, एंटी एलर्जिकल ड्रग्स है, और ये क्या है, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स है। जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होता है उस पे हम 2 चीजें यूज करते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स और एनाल्जेसिक। ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होता है, एक हाइप्नोटिक होता है और एक नॉन हाइप्नोटिक होता है, एक एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होता है। और एनाल्जेसिक्स में क्या है, नार्कोटिक्स, नॉन नार्कोटिक्स। और एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स होते हैं, इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, दैट इज व्हाट, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स और एंटी मलेरियल ड्रग्स होता है। और लास्ट में हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स पढ़ते हैं। ये पूरा इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन है कि आपको क्या क्या पढ़ना है ना। तो जैसे ही आप इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स पढ़े तो आपके मन में तुरंत आ जाए कि हम एंटासिड्स, एंटीहिस्टामाइंस, एंटीहिस्टामाइंस को हम एंटी एलर्जिकल ड्रग्स भी बोलते हैं। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स जो आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है, दैट इज व्हाट ट्रैंक्विलाइजर्स, एनाल्जेसिक। ट्रैंक्विलाइजर्स जो है ये हाइप्नोटिक होता है, नॉन हाइप्नोटिक होता है, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होता है, जो डिप्रेशन में चला जाता है उसको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए हम एंटी डिप्रेशन ड्रग्स यूज करते हैं। एनाल्जेसिक्स में नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स होते हैं, है ना। और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स, है ना, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स और एंटी मलेरियल हम यूज करते हैं। फिर ये क्या है आपका, एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो ये थोड़ा बेसिक है कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है जो हमने बताया आपको। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। डिस्कस करने के लिए, है ना, फर्स्ट हम मेडिसिन ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम इस पे देखते हैं केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ में फर्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स एंड केमोथेरेपी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ड्रग्स है क्या, व्हाट इज ड्रग्स। तो बच्चों के मन में आता है कि ड्रग्स, है ना, जो हम लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, है ना, तो ये सभी ड्रग्स है, इसको हम ड्रग्स की कैटेगरी में रखते हैं। नहीं, ये ड्रग्स तो है ही, बट जो नॉर्मल मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं इट इज ऑल्सो ड्रग्स, है ना। सारे ड्रग्स ड्रग्स बेसिकली क्या होता है, ड्रग्स आर लो मॉलिकुलर मास, है ना। ड्रग्स बेसिकली क्या होता है, इट इज अ लो मॉलिकुलर मास
केमिकल है ना, विच इंटरेक्ट विद अ मैक्रोमोलिकुलर टारगेट एंड प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। हमें आप देखते होंगे बॉडी में हम क्या देखते हैं कि सपोज करो आपको इन जनरल जो हम फील करते हैं, आपको हेडेक हुआ, स्टमक हुआ, या फीवर है, या कोल्ड कफ है, कुछ भी है, तो जैसे ही आप मेडिसिन लेते हो वो मेडिसिन क्या करता है ना, वो आपके बॉडी में जाता है अंदर और क्या करता है, एक केमिकल रिएक्शंस करना स्टार्ट करता है, एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, जिससे हम क्या करता है, फिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक केमिकल रिएक्शंस तो करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ड्रग्स बेसिकली क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर मास केमिकल है विच इंटरेक्ट विद द मैक्रोमोलिकुलर टारगेट और एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो माइक्रोमोलिकुलर टारगेट कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें स्टोमक पेन हो रहा है तो आप देखो क्या स्टोमक पेन का अगर मेडिसिन में मिलता है तो वो क्या करता है, स्टोमक पेन को वो ठीक करने के काम में करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, एक टारगेट पे जाके अटैक करता है। फिर क्या है हमारा मेडिसिन। तो ऑब्वियसली मेडिसिन क्या होता है, केमिकल है दैट आर यूजफुल इन डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। क्या करता है, डिजीजेस को डिजीजेस को का ट्रीटमेंट किया जाता है, इससे डायग्नोसिस किया जाता है, प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम इसी में टर्म्स है जो कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट पड़ता है। थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो केमोथेरेपी है, ये सब क्या है, एक टर्म आप पढ़ेंगे। जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है उस पर क्या होता है आपका, ये डिजायरेबल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, है ना। थेरेप्यूटिक इफेक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि डिजायरेबल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ड्रग like treatment of symptom and cure of disease on living body is known as therapeutic effect। अभी देखो, अभी लास्ट है ना, हमने 2 इयर्स देखा है कि कोविड के सिचुएशन में, सिनेरियो में, कि अगर किसी को सिम्टम ऐसा लग रहा है कि कोविड का है तो वो पहले से कोविड के जो भी मेडिसिन है ना, जो भी उसके केमिकल्स है, वो क्या कर रहे थे, लेना स्टार्ट कर रहे थे, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि सिम्टम हमें है, फीवर जैसा लग रहा है, कोल्ड कफ लग रहा है, वायरल हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए पहले से केमिकल लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही फील हुआ हम लेना स्टार्ट, ये नहीं करते कि पूरा हो जाएगा तो हम लेंगे, ठीक है। तो थेरेपेटिक इफेक्ट में क्या होता है, डिजायरेबल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। तो बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स क्या हो सकता है बताइए आप, लाइक ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम, अगर कुछ सिम्टम हो है किसी भी डिसीजेस का तो आप उसे है ना खत्म करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। क्योर ऑफ डिसीज ऑफ लिविंग बॉडी, अगर है ना कुछ लिविंग बॉडी में कुछ डिसीज हो गया उसको क्योर करने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट। अब एक लास्ट पार्ट होता है क्या, केमोथेरेपी। अगर आप केमोथेरेपी पढ़ेंगे, ठीक है, तो केमोथेरेपी में क्या होता है कि द यूज ऑफ केमिकल टू डिस्ट्रॉय, है ना, इन्फेक्टियस माइक्रोऑर्गेनिज्म विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी टू द होस्ट। अब बेसिकली आप देखेंगे कि जैसे सपोज कीजिए आप हेडेक होता है आपको, तो आप अगर हेडेक का मेडिसिन लेंगे तो आपके अदर बॉडी पार्ट्स में वो कुछ चेंजेस नहीं करता है, लेकिन आपको अगर हेडेक हो रहा है तो हेडेक वाला पार्ट को क्या करता है, वो कंट्रोल कर देता है। तो केमोथेरेपी में सिंपल है कि जो होस्ट है ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। द यूज ऑफ केमिकल टू डिस्ट्रॉय इन्फेक्टियस माइक्रोऑर्गेनिज्म विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी टू द, मतलब होस्ट जो है अगर मेडिसिन यूज कर रहे हैं हम, तो दूसरे पार्ट में कोई भी, है ना, प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होगा। सिंपल जहाँ पे जो हो रहा है वो, है ना, तो ठीक हो जाएगा और फिर जो है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो द यूज ऑफ केमिकल टू डिस्ट्रॉय व्हाट, इन्फेक्टियस माइक्रोऑर्गेनिज्म विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी टू द होस्ट, होस्ट को कोई इंजरी नहीं होने वाली। तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो डिजायरेबल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स की, तो बेसिकली डिजायरेबल और बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स क्या था, लाइक ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम, ठीक है, क्योर ऑफ डिसीजेस ऑन अ लिविंग बॉडी नोन एज थेरेप्यूटिक इफेक्ट, है ना। केमोथेरेपी में क्या था, द यूज ऑफ केमिकल्स टू डिस्ट्रॉय इन्फेक्टियस माइक्रोजोम, अगर कोई इन्फेक्टियस माइक्रोजोम है और विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी टू द होस्ट इज कॉल्ड एज केमोथेरेपी, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि कैसे काम करता है, मतलब हमारे बॉडी में कैसे काम किया जाता है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एंजाइम है ना, तो एंजाइम जो होता है बच्चा, वो क्या होता है, प्रोटीन्स, है ना। एंजाइम बेसिकली क्या है, टाइप ऑफ प्रोटीन विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी। तो एंजाइम बेसिकली क्या है बेटा, एक टाइप का प्रोटीन है जो कि परफॉर्म करता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह, ठीक है।
तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम तो बेसिकली आपको पता ही है कि रिएक्शंस के रेट को फास्ट करता है ना, हमारे डाइजेशन के फूड के डाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है, और भी बहुत सारे हैं उसके लिए यूज किया जाता है। तो एंजाइम बेसिकली क्या, प्रोटीन्स विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी। जो फंक्शन है एंजाइम का, मतलब अगर आप बॉडी में जो देखेंगे कि फंक्शन है एंजाइम का, तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें अगर आप, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं कि ये जो है ये एक एंजाइम है, ठीक है। ये प्रॉपर अगर आप ले रहे हैं तो ये आपका क्या है, एक सपोज कर लीजिए कि आपका ये एंजाइम है ऐसे, है ना, ये आपका एंजाइम है, मैं ड्रॉ किया हुआ है, फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। ये, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंजाइम बोल रहे हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, एक्टिव साइट, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक्टिव साइट है। अब होता क्या है बेसिकली कि हम एक और यूज करते हैं, सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट है, अजम्पशन कर लीजिए कि ऐसा है ये, ठीक है। और फिर क्या है, हमारे पास एक रिएजेंट है, ऐसे करके कंसिडर कर लिया। तो आपको समझना है ऐसा कि ये आपका, सपोज कर लीजिए ये क्या है, आपका रिएजेंट है ना, ऐसे करके हमने ये कर लिया, और ये आपका क्या है बेटा, सबस्ट्रेट, ऐसा हमने लिख लिया। अब अगर इसको देखेंगे तो देखिए थोड़ा ध्यान से कि सबस्ट्रेट को उठा के यहाँ पे रख दो आप, और रिएजेंट को आप यहाँ पे रख दो। तो ये सबस्ट्रेट और एंजाइम क्या कर रहा है, एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे सबस्ट्रेट और रिएजेंट जो है इफेक्टिवली यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, इन दोनों के बीच में इफेक्टिव बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इफेक्टिव इंटरेक्शन हो पा रहा है। ऐसे अगर रहता सबस्ट्रेट रिएजेंट तो इंटरेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। और जैसे ये क्या हुआ है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट में बॉन्ड बना और ये अलग हो गया, और फिर एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करता है तो अलग हो जाता है। ये तो पता ही है आपको कि कैटलिस्ट का काम एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, वो एज इट इज आपको जैसा था वैसा ही मिल जाएगा। कैटलिस्ट क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस, है ना, विच इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, बट एट द एंड क्या होगा, आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम क्या करता है, होल्ड्स द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन अ सुटेबल पोजीशन। जो एक्टिव साइट्स होता है एंजाइम का, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये एक्टिव साइट्स, तो एक्टिव साइट्स एंजाइम का क्या करता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एक सुटेबल पोजीशन पे होल्ड करता है, जैसे यहाँ पे ये होल्ड करके रखा है, सो दैट इट कैन बी अटैक बाय रिएजेंट इफेक्टिवली, मतलब रिएजेंट उस पर इफेक्टिवली अटैक कर सकता है। तो एंजाइम क्या किया, एक सरफेस प्रोवाइड करने का काम किया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या करता है, वो जो एंजाइम है वो एक्टिव साइट्स प्रोवाइड करता है, जहाँ पे सबस्ट्रेट इफेक्टिवली आके होल्ड होता है और रिएजेंट वहाँ पे आसानी से अटैक कर सकता है। तो एंजाइम कैन प्रोवाइड अ फंक्शनल ग्रुप दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी द रिएक्शन। एंजाइम क्या कर सकता है, एक फंक्शनल ग्रुप की तरह भी प्रोवाइड कर सकता है, ट्रीट कर सकता है, और वहाँ पे, है ना, ये सबस्ट्रेट पे अटैक करके रिएक्शंस को कैरी करा सकता है, आगे फॉरवर्ड करा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो एंजाइम का फंक्शन क्या हुआ ये आपको पता चल गया। फिर अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो क्या है आपका, है ना, कि रोल ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स का काम क्या है ना, तो ड्रग्स का काम या तो क्या कर सकता है, इधर इंक्रीज और डिक्रीज रोल ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। ये क्या कर सकता है वे, रोल ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का क्या है काम है कि इधर इंक्रीज और डिक्रीज रोल ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट कैटलाइज्ड रिएक्शन, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स इज अ कॉमन रोल ऑफ ड्रग्स। हम कोई भी चीज को क्या करते हैं, बेसिकली कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए यूज तो नहीं करते। तो इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज व्हाट, कॉमन रोल ऑफ ड्रग्स। ऐसा नहीं करते कि अगर हमें हेडेक हो रहा है तो और हेडेक हम कराए, स्टोमक हो रहा है तो और हम स्टोमक कराए, ठीक है। तो एंजाइम इनहिबिटर में अगर आप पढ़ेंगे तो एंजाइम इनहिबिटर्स क्या है, अ टाइप ऑफ ड्रग्स है विच इनहिबिट कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, है ना। वो क्या करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को स्टॉप करता है और ब्लॉक करता है, ठीक है। द एक्टिव ब्लॉक्स और द ब्लॉक द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम, और इवेंचुअली प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद एंजाइम। सबस्ट्रेट और एंजाइम को बाइंड करने से क्या करता है, उस पर रोकता है। तो एंजाइम इनहिबिटर्स का काम क्या है बच्चा, एंजाइम इनहिबिटर्स इज अ ड्रग which inhibit catalytic activity of enzyme or block the active sites of the enzyme, eventually prevent the binding of substrate with enzyme, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो आपने समझा ना एंजाइम इनहिबिटर क्या होता है, तो एंजाइम इनहिबिटर क्या है, एक टाइप का ड्रग है जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स को रोकता है, और क्या कर सकता है, जो एक्टिव साइट्स था उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे एंजाइम क्या करेगा, है ना, इवेंचुअली प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद एंजाइम।
ना। अब जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग्स। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक ऐसा सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है, ऐसा सबस्ट्रेट, ठीक है, और जो आपने ड्रग्स लिया वो ड्रग्स ऐसा है ना, और ठीक है जो सबस्ट्रेट है ये भी इसका ऐसा ही है। तो होता क्या है एक्चुअली कि ये तो एंजाइम है आपका, है ना, तो ये क्या काम कर रहा है, ये जो है एक्टिव साइट्स प्रोवाइड करता है। तो अब क्या हो सकता है, ड्रग भी यहाँ पे जा सकता है और सबस्ट्रेट भी यहाँ पे जा सकता है, सबस्ट्रेट भी जा सकता है। तो ड्रग्स और सबस्ट्रेट दोनों में कंपटीशन होना स्टार्ट होता है कि कौन यहाँ पे जाए। थोड़ा आइडिया लगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, जो सबस्ट्रेट है ना, इसको बाइंड करने से रोकना है। लिखा था ना, ब्लॉक्स द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम इवेंचुअली प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। तो ड्रग्स और सबस्ट्रेट पे कंपटीशन होता है। ड्रग्स क्या करता है, यहाँ पे इसके एक्टिव साइट्स पे चला जाएगा और इसको ब्लॉक कर देगा, इसके एक्टिव साइट्स को। तो सबस्ट्रेट एंजाइम से रिएक्शंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो भी सबस्ट्रेट है, मतलब जो हमारे हमें हेडेक कॉज कराता है या स्टोमक पेन का कॉज कराता है या और भी कोई डिसीजेस है जिसको कॉज कराता है, उसको फिर वो होने नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो प्रिवेंट हो गया, रुक गया, तो हम क्या करेंगे, वी कैन फील रिलैक्स। ठीक है, तो दैट कॉम्पीट विद द, है ना, अभी जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग्स होता है ये कम्पीट करता है किसके साथ, नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर देयर अटैचमेंट्स ऑन द एक्टिव साइट्स ऑफ, तो दैट कम्पीट विद द नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर द अटैचमेंट्स ऑफ द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम, है ना, वो जो एंजाइम के एक्टिव साइट्स है वहां पे सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए नहीं देते। दूसरा बेटा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग्स होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एक्टिव साइट्स होता है, मतलब अगर आप देखोगे ये एंजाइम है ना, अगर आप ये देखेंगे आपके पास ये एंजाइम है, ठीक है, आपको पता है कि ये एंजाइम हमने लिया है। ठीक है, अब एंजाइम में क्या होता है बेटा, ये वाला पार्ट को आप बोल सकते हो कि एक्टिव साइट्स, एक्टिव साइट्स। देखिए इसमें क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं इसको बच्चा, एलोस्टेरिक साइट। अब आपके पास यहाँ पे क्या है कि ड्रग है ऐसा, ठीक है, और आपके पास सबस्ट्रेट भी है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा कि सबस्ट्रेट इस पोजीशन पे जा सकता था तो यहाँ से बाइंड कर लेता और ड्रग इस पोजीशन पे चला जाता। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्या होता है कि इन दोनों में कंपटीशन होना स्टार्ट किया और ड्रग्स जो है यहाँ पे चला गया। जैसे ही ड्रग्स यहाँ पे जाता है ना, तो जो एक्टिव साइट्स का पोजीशन है, ऐसा जो शेप है प्रॉपर, यहाँ से जाने से क्या होता है, जो शेप था इस शेप को ही चेंज कर देता है, ऐसे कर दिया। जैसे शेप को चेंज किया तो क्या ये सबस्ट्रेट प्रॉपर अब यहाँ पे फिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर ये सबस्ट्रेट फिट यहाँ पे नहीं हो पाया, इसका मतलब क्या होगा, फिर से ये रिएक्शन सबस्ट्रेट के साथ नहीं कर पा रहा, एंजाइम के साथ नहीं कर पा रहा। तो फाइनली हमारा मोटिव क्या था कि सबस्ट्रेट और जो एंजाइम है उन दोनों के बीच का रिएक्शन स्टॉप हो गया। ठीक है, और हमें वही कराना था। ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग्स में क्या होता है ना, दिस ड्रग्स बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट्स, मतलब यहाँ पे जो ड्रग्स होता है वो एलोस्टेरिक साइट्स में चला गया, और एलोस्टेरिक साइट्स में जाने के बाद क्या होता है, जो एक्टिव साइट्स का शेप होता है उसको चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है ना, सबस्ट्रेट कैन नॉट रिकॉग्नाइज, सबस्ट्रेट रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा कि किस टाइप का, यहाँ पे आके बाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो दूसरा क्या है कि एक ड्रग्स है और सबस्ट्रेट है, दोनों का शेप एक जैसा है, तो ड्रग्स और सबस्ट्रेट में कंपटीशन होता है, और ड्रग्स क्या होता है कि वहां पे चला जाता है एक्टिव साइट्स पे और सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देता है, और दोनों में कंपटीशन हुआ, इसलिए इसे कंपटीशन इनहिबिटर ड्रग्स भी बोलते हैं। और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग्स में क्या होता है, दिस ड्रग्स बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट्स, ये एलोस्टेरिक साइट्स को बाइंड कर देता है, और बाइंड करने से क्या होता है कि जो एक्टिव साइट्स का शेप है वो शेप चेंज हो जाता है। शेप चेंज होने के बाद क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है वो अब इजिली रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है, वहां पे बाइंड नहीं हो पाएगा फाइनली, मतलब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ रिएक्शंस नहीं कर पा रहा है, सब उसको क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है ना। तो ये काम बेसिकली होता है हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन हमें उतना पता नहीं चलता है कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। आप थॉरली जाओगे तो आपको दिखेगा, बट इतना हमें जानना भी नहीं है। बट हमें जानना था कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग्स क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग्स क्या होता है, एंजाइम इनहिबिटर्स का काम क्या है, ड्रग्स क्या काम करता है, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया हमें लग गई।
दूसरा अगर आप देखेंगे तो फिर हम क्या करते हैं कि ड्रग्स के कैटेगरी में आते हैं और फर्स्ट हम पढ़ते हैं एंटासिड्स, जैसे हमने बताया। अब देखो जो एंटासिड्स है ये बच्चों को पता होता है। अभी एंटासिड्स देखो बेसिकली क्या है कि अगर हम एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, अभी बेसिकली हमें ये जो क्विक रिवीजन है वो एंट्रेंस के लिए ही काम में आएगा आपका। और इसमें बेसिकली जो है एंटासिड्स है, तो मतलब अगर सिंपल बोला जाए कि जिसको एसिडिटी हो जाता है ना, उसके लिए हम जनरली यूज करते हैं एंटासिड्स। तो कौन कौन से एंटासिड्स हैं हमारे पास वो हमें याद रखना चाहिए। थोड़े बहुत एग्जांपल्स हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज कलेक्ट मोर एग्जांपल एंड कलेक्ट बेसिकली ऑल द एग्जांपल्स फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, है ना? क्योंकि ये जो भी चैप्टर्स है वो एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी के बाहर जाओगे तो बहुत है ना, हम उतना पढ़ भी नहीं सकते अभी, बट फिर भी अभी जितना है एनसीईआरटी हमें कंप्लीट करना चाहिए। तो एंटासिड्स बेसिकली क्या होता है कि केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन गैस्ट्रिक जूसेस and can and give relief from acid indigestion, acidity, heartburns है ना, गैस्ट्रिक अल्सर्स। आप देखोगे कि एसिडिटी हो जाता है तो एसिड इंडाइजेशन हो जाता है, तो उससे हमें रिलीफ कराता है ना। आप बोलते हो एसिडिटी हो गया है तो इनो वगैरह आप लेते हो, ठीक है ना। अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गया है तो हार्ट बर्न्स करना स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी आप देखोगे गैस्ट्रिक अल्सर्स कभी कभी आप देखोगे व्हाइट कलर का है ना माउथ में, है ना, ऐसे आ जाता है, ठीक है, छाला पड़ जाता है ऐसे। तो हम उसे क्या करते हैं, उसको बोलते हैं अल्सर्स, ठीक है। इसके भी आप देखोगे, आप मार्केट में जाकर मेडिकल स्टोर्स में आप बोलोगे मुझे गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गया, वो देखेंगे तो क्या रहता है कि एक है ना ऑइंटमेंट टाइप का रहता है। वो बोलेंगे क्या ऐसे लीजिए और यहाँ जहाँ जहाँ पे वहाँ पे लगा लीजिए। ऐसा नहीं तो पता है कि कोई अगर आप है ना कुछ नमकीन या तीखा चीज आपने खा लिया तो क्या होगा कि जहाँ पे वहाँ पे गया वो नमकीन, है ना, तो क्या होगा वहाँ पे वो बर्न करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वहां पे वो लगा दिया जाता है तो वो धीरे 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 रिलैक्स फील कराता है। तो जो एंटासाइड्स है बेसिकली हम क्या करते हैं एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, हार्ट बर्न्स और गैस्ट्रिकल्स। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या एग्जांपल्स, इनो, सब फेमिलियर होंगे इनो से। गैलोसिन, डाइजीन भी आपने सुना होगा। और सबसे कॉमन एंटासाइड्स जो होता है वो बेकिंग बेकिंग सोडा होता है ना। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये एंटासिड्स है। तो हमारे बॉडी में बेसिकली क्या हुआ, बेस बढ़ गया है ना, एसिड बढ़ गया है। तो एसिड बढ़ गया है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, बेस। तो ये सब काम क्या करता है, बेस, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेस है। ये सब तो क्या है, बेस है। बट कुछ मेडिसिन भी है जो कि आप कभी आप जाओगे मार्केट में तो ये सब मेडिसिन भी मिल जाएगा आपको, है ना। कि वो क्या है का टेगामेट है, टेगामेट को और भी बोलते हैं सिमिटिडीन, है ना। फिर जेंटेक, इसको रेनिटिन बोलते हैं, लेंसोपेराजोल, ओमीपेराजोल एक्सेट्रा। ओमीपेराजोल फेमिलियर है, आप जाओगे तो आपको मार्केट में आसानी से ओमीपेराजोल मिल जाएगा, है ना। तो अगर आपको एसिडिटी हो जाता है ना, या खाना खा लिया आपने बहुत ज्यादा, है ना, फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हम कभी भी ये सजेशन आपको नहीं देता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहां से आप यूज करो। बट थोड़े बहुत जो होता है कि एवरीडे लाइफ के लिए अगर हमें थोड़ा यूज करना है, हमें ऐसा फील हो रहा है तो वी कैन टेक, है ना, 1 और 2 डोजेस मैक्सिमम, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते, ठीक है। फिर क्या होता है, हिस्टामाइन। अब हिस्टामाइन से एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे, बहुत देखेंगे, बहुत सारा कभी कभी है ना बॉडी में है ना एलर्जी हो जाता है। तो एलर्जी हो जाता है तो उस एलर्जी को कम, एलर्जी होना मतलब ईचिंग हो जाना, होना स्टार्ट हो जाएगा, आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एंटी एलर्जिकल ड्रग्स। अगर एलर्जी हो गया तो हमें उसको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एंटी एलर्जिकल ड्रग्स यूज करते हैं, है ना। तो ये यूज कर लोगे। तो हिस्टामाइंस क्या करता है कि स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड एचसीएल इन स्टमक, है ना। तो सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड एचसीएल मतलब अगर ये ज्यादा हो गया है तो इसको कम करने के लिए हम यूज करते हैं, है ना। और अगर आपने देखा होगा कभी, अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाता होगा तो फील करोगे कि आपको एकदम पूरा अनकंफर्टेबल, अनकॉन्सियस लगेगा, है ना। तो आपको हमेशा लगता है कि चलो नींबू पानी पी लूं मैं, है ना, या तो इनो पड़ा हुआ है घर पे तो इनो पी ले, ऐसा, ठीक। दूसरा जो है बेटा हमारे पास वो क्या है कि हम जो पढ़ते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक ट्रैंक्विलाइजर्स होता है और एक एनाल्जेसिक्स होता है ना। अब ट्रैंक्विलाइजर्स, है ना, और न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होते क्या है, तो मतलब ड्रग्स विच हैव न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स, है ना, जो आपके बॉडी में मैसेज ट्रांसफरिंग का काम करता है ना।
उसके लिए यूज किया जाता है। तो ट्रैंक्विलाइजर्स बेसिकली क्या है? तो ट्रैंक्विलाइजर्स बेसिकली ये जो हम यूज करते हैं कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस या माइल्ड स्ट्रेस भी लिया, तो केमिकल सब्सटेंस यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड और सीवियर मेंटल डिसीजेस। अगर आप मेंटल पेशेंट्स है, तो अगर मेंटल पेशेंट्स है तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स यूज कर सकते हैं। केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड और सीवियर मेंटल डिजीज, मेंटल पेशेंट्स आपने जानते होंगे, है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। तो दिस ये बेसिकली क्या करता है, दिस रिलीव एंजाइटी स्ट्रेस, है ना, इरिटेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग कॉज ऑफ वेल बीइंग। ऐसा तो मतलब आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है ना, स्ट्रेस में रहते हो आप बहुत ज्यादा, तो आप देखोगे बहुत सारे मूवीज वगैरह में देखते हो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है तो एक, है ना, अपने पास मेडिसिन रखेगा तुरंत लेके आओ। तो वो क्या करता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है, तो केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड माइल्ड और सीवियर मेंटल डिसीज, दिस रिलीव एंजाइटी स्ट्रेस, है ना, इरिटेबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग सेंस ऑफ वेलबींग। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो अच्छा फील कराने के लिए यूज किया जाता है। मूड बूस्टर का भी काम करता है ये। इसमें हम क्या करते हैं, एंटी डिप्रेशन यूज करते हैं। एंटी डिप्रेशन मतलब अगर आप डिप्रेशन में चले गए हो तो एंटी डिप्रेशन यूज किया जाएगा। तो बेटा एग्जाम में एंट्रेंस में आने के लिए क्या हो सकता है, आपसे पूछ बोल देंगे कि आइडेंटिफाई विच वन इज द एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। तो हमें जो मेडिसिन है वो याद रखना चाहिए कि आइप्रोनियाजिड, फिनाइलिन, ये सारे हैं। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो सेकंड होता है हाइप्नोटिक, है ना, जिसको बार्बिट्रेट्स भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, वर्नॉल, एमाइटल, है ना, मेम्ब्यूटल, ल्यूमिनल, सेकोनल, एटसेट्रा, ये सब होता है। और फिर हम क्या पढ़ते हैं, नॉन हाइप्नोटिक। नॉन हाइप्नोटिक क्या होता है, इक्वानिल, है ना, फिर मैप्रोविमेट, है ना, क्लोरोडाइजो इपॉक्साइड, ये सारे मेडिसिन हमें याद करना चाहिए। ठीक है, तो ट्रैंक्विलाइजर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, है ना, एंड माइल्ड और सीवियर मेंटल डिसीज। और अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, स्ट्रेस होता है, आप अच्छे फील नहीं कर रहे हो, तो हमें उस केस में डॉक्टर से मिलते हैं तो ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है। अभी अगर हम स्टूडेंट लाइफ में देखें तो बहुत सारे बच्चे, मतलब ऐसा नहीं, बहुत वो अपने लेवल पे बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं और उन्हें बहुत कम मार्क्स आ जाया करता है कभी कभी। तो फिर वो स्ट्रेस में आ जाता है, कह रहे मैंने इतना पढ़ा फिर भी मेरा मार्क्स कम आ गया है। ठीक है, तो वो स्ट्रेस में आता है, उसे फिर नींद नहीं आएगी अच्छी, कुछ कुछ सोचना स्टार्ट करेगा, है ना, तो वो स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दिया। तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ले आते हैं। जैसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को अगर आप ये बताएंगे तो उन्हें पता चल जाता है कि ये बच्चा क्या कर रहा है, स्ट्रेस ले रहा है। तो उस केस में क्या करते हैं, आपको बेसिकली क्या करेंगे, मेडिसिन देंगे, उसमें स्लीपिंग पिल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है ना। मतलब आप जाओगे, अगर वो रात में ले लिया आपने तो आपको बहुत अच्छे से नींद आएगा। और अगर बहुत अच्छे से नींद आता है तो फिर हमारा दिमाग क्या हो गया, रिलैक्स होने हो गया। और रिलैक्स होने के बाद आप क्या कर सकते हो, फिर कुछ अच्छी चीजों को सोच सकते हो। ठीक है, तो ये भी होता है इसमें। फिर ट्रैंक्विलाइजर्स के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर हम क्या पढ़ते हैं इसमें कि जो एनाल्जेसिक पड़ता है। एनाल्जेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एनाल्जेसिक में क्या करता है, केमिकल यूज टू रिलीव पेन, है ना, केमिकल यूज टू रिलीव पेन विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस इन द नर्वस सिस्टम, है ना। ये नर्वस सिस्टम को क्या करता है? तो नर्वस सिस्टम को, है ना, अगर आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करता है, और जो भी आपके अंदर बॉडी के अंदर कुछ पेन हो रहा है उसको क्या करता है, रिलीव करने के काम में आता है। तो केमिकल यूज टू रिलीव पेन विदाउट कॉजिंग एनी डिस्टर्बेंस इन द नर्वस सिस्टम। बट एनाल्जेसिक जो होता है बेटा, वो, है ना, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, है ना। एक नॉन नार्कोटिक्स होता है, एक नार्कोटिक्स होता है। अब जो नॉन नार्कोटिक्स है और नार्कोटिक्स है, तो नॉन नार्कोटिक्स जो और नार्कोटिक्स ड्रग्स होते हैं, जो नॉन नार्कोटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन एडिक्टिव होता है। क्या होता है, नॉन एडिक्टिव, और यूज्ड एज एंटीपायरेटिक्स। इसका काम क्या होता है, यूज्ड एज एंटीपायरेटिक्स, है ना। एंटीपायरेटिक्स क्या करता है, ये फीवर, है ना, ये सबको कम करने के काम में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल जो है इसका एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफिनेक सोडियम, डाइक्लोफिनेक पोटेशियम, एक्सेट्रा आप बोल सकते हो। तो नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स क्या होता है, ये एडिक्टिव नहीं होता है ना, नॉन एडिक्टिव होता है। नॉन एडिक्टिव करने का क्या मतलब है आपका बच्चा, कि जैसे अगर हेडेक हुआ है तो हम उसे टाइम मेडिसिन लेते हैं। ऐसा नहीं कि हेडेक नहीं है फिर भी हम हेडेक का मेडिसिन ले रहे हैं। बट हम एक नार्कोटिक्स पढ़ते हैं। तो जो नार्कोटिक्स होता है इसमें अगर आप देखेंगे
तो नारकोटिक्स जो ड्रग्स होता है ये एडिक्टिव ड्रग्स होता है, मतलब एक बार आपको इसका आदत लग गया तो फिर जल्दी से वो जाता नहीं है। ठीक है। और ये मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन, ये सब तो एक बड़े बड़े एग्जांपल्स है। नॉर्मल अगर आप देखो एडिक्शंस का, तो कोई स्मोकिंग करता है ना। और क्या बोलते हैं, अब स्मोकिंग करना बोलोगे सर क्या होता है ना, ये कौन सा ड्रग्स है? देखो ये एक्चुअली एक मैरिजुनाम होता है। मैरिजुनाम जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है, लीफ वाला ड्रग्स होता है। ठीक है। और ये इसकी एक बार आदत लग गई आपको तो मतलब, है ना, फिर धीरे जल्दी छूटता नहीं। बहुत कंट्रोल करने के बाद फिर आपका हो सकता है तो छूटे, बट अदरवाइज तो वहां से छूटता नहीं है ना। फिर आपने बहुत बार देखा होगा नशा मुक्ति केंद्र, है ना, वहाँ पे आप उसको ले जाते हैं, फिर वहाँ पे वो कुछ कुछ एक्सरसाइजेस कराएंगे, कुछ कुछ कराएंगे, और फिर वो ट्राई करते हैं कि छूट जाए, है ना। तो जो नारकोटिक्स होता है या एडिक्टिव होता है, ये हमें कंज्यूम कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नारकोटिक्स है सर तो फिर हम इसे बनाते ही क्यों है, इसका भी यूजेस है। यूजेस क्या होता है कि कभी कभी अगर आपको सीवियर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, आप देखते हो कि अगर सीवियर एक्सीडेंट हो गया आपका, जो है फ्रैक्चर हो गया, कहीं पे पैर टूट गया है ना, हेडेक, हेड जो है डैमेज हो गया है, ब्लीडिंग आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट होता है। तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर क्या करते हैं, एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो एनेस्थीसिया में जो होता है ना, यही सब यूज किया जाता है। वो जैसे ही आपके बॉडी के अंदर जाता है तो आपके सोचने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, पता नहीं चलेगा आपको। आप नॉर्मल फील कर सकते हो कि कोई एक ड्रंक मैन है ना, बहुत सारा वो ड्रिंक करके रखा है, और वो बहुत अच्छा है। मतलब आप ऐसे नॉर्मली जब वो होश में है, आप ऐसे बोल सकते हो, जब वो ठीक है, आप उससे बात करोगे तो लगेगा क्या पर्सनालिटी है उसकी। बट वही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया तो वो रोड के किनारे भी गिर गया है ना, तो क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है, कि उसको पता नहीं चल पाता है कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो ये उसी टाइप का होता है, तो ये हमारे लिए बहुत काम का है। बट इसकी धीरे धीरे आदत लग जाता है, जैसे आदत लगेगा तो मतलब वो क्या कर रहे हो आप, तो अपने आप को एनेस्थीसिया ही दे रहे हो आप। तो बार बार दोगे तो ये क्या करेगा, आपके लिए वो उतना क्या है, यूजफुल नहीं है, इसलिए हम ये यूज नहीं करते। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम पढ़ते हैं क्या, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। अगर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देखेंगे तो बेसिकली एंटी माइक्रोबियल इसका काम क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, या तो उसको डिस्ट्रॉय करता है या तो प्रिवेंट करता है ना। बैक्टीरिया कौन कौन सा हो सकता है ये आपको जानना चाहिए। तो ड्रग्स दैट टेंड्स टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑन इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शंस ऑफ माइक्रोब्स। पैथोजेनिक एक्शन मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स लेंगे, फंगाई है तो एंटी फंगल ड्रग्स लेंगे, वायरस है तो एंटीवायरल एजेंट्स लेंगे, अदर पैरासाइट्स है तो एंटी पैरासाइट ड्रग्स सेलेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं। तो ड्रग्स दैट टेंड्स टू डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट डेवलपमेंट, ठीक है, ऑन इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शंस। ड्रग्स का काम क्या है, जो बैक्टीरिया है, फंगाई है, वो अदर वायरस है, उसको क्या करता है बेटा, वो प्रिवेंट करता है। ठीक है। अब जो एंटी माइक्रोबियल्स है ना, इसको अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, कि मतलब बहुत टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं उसके लिए। अब जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है। तो जब हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं तो एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, द केमिकल्स produced by microorganism like bacteria, fungi, है ना, molds that inhibits the growth and destroy the microorganism। ठीक है। तो केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगाई, है ना, molds that inhibit the growth or destroy other microorganism causes infectious diseases in man or animal's body called antibiotic। ठीक है। एंटीबायोटिक बेटा बहुत ही काम है, मतलब एंटीबायोटिक आप पैरासीटामोल ये सब है ना, जानते हो आप, है ना। तो जो एंटीबायोटिक्स होता है ना, ये बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक बैक्टीरियोसाइडल होता है, एक बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। जो बैक्टीरियोसाइडल्स होते हैं और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो स्टैटिक है इसका मतलब क्या होता है कि वो उसके बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करता है, और बैक्टीरियोसिडल होता है, सीडल मतलब क्या हो गया कि अगर आपके बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर गया है तो उसको, है ना, किल करने के काम में यूज किया जाता है। ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए, स्टैटिक मतलब, है ना, उसको उसके ग्रोथ को कम करता है, और बैक्टीरियोसिडल मतलब अगर हो गया है तो हम उसे क्या करते हैं, किल करते हैं। तो स्टॉप करना, तो ग्रोथ को स्टॉप करना और डिस्ट्रॉय करना। अगर स्टॉप कर रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक यूज कर सकते हैं, और अगर हो गया है उसे किल करना है तो बैक्टीरियोसिडल यूज करते हैं। तो बैक्टीरियोसिडल का एग्जांपल होता है पेनिसिलिन। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन। जो भी मेडिसिन है उसके स्ट्रक्चर्स यू कैन रेफर फ्रॉम एनसीईआरटी। एक बार क्वेश्चन मेंस में लास्ट ईयर आया था
कि उन्होंने पूछा था कि पेनिसिलिन में कितने कायरल सेंटर्स होता है और उन्होंने स्ट्रक्चर्स नहीं दिया हुआ। तो एनसीईआरटी के अभी अभी पहले नहीं पूछा जाता, लास्ट 2 ईयर 2-3 ईयर से ऐसे ट्रेंड्स आ गए कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ, है ना, कायरल सेंटर प्रेजेंट इन पेनिसिलिन, है ना, और पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर्स नहीं देंगे। कायरल सेंटर आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी इजी, बट हमें क्या होता है कि आता ही नहीं है कि पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, और ऑब्वियसली इट्स टफ ना, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वी हैव टू लर्न इट। तो हमें थोड़े थोड़े एग्जांपल्स को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। ठीक है, तो पेनिसिलिन कायरल सेंटर आपको पता है कि एक कार्बन है, उसमें जितने भी एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड है वो सारे डिफरेंट है, तो उसे कायरल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप भी जान सकते हो। तो ये एग्जाम्पल हो गए कुछ बैक्टीरियल्स के, और फिर बैक्टीरियोस्टैटिक। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पढ़ सकते हैं एंटी माइक्रोबियल्स में एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स जो होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन। और भी एग्जांपल है इसके, एम्पीसिलिन एंड एमोक्सिलिन आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया। मतलब अगर सपोज करो आप निमोनिया बहुत जानते होगे अच्छे से कि निमोनिया अगर हो गया, तो निमोनिया के लिए आप देखोगे ना मेडिसिन, तो एम्पीसिलिन, है ना, एमोक्सिसिलिन यूज किया आता है। आप और भी अदर कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन लास्ट में आप देखोगे ना कि पेनिसिलिन यूज कर रहा है तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को या उसे कम करने के लिए या किल करने के लिए यूज किया जाता है। और निमोनिया वाला अगर बैक्टीरिया हो गया है तो उसका जो मेडिसिन है एम्पीसिलिन या एमोक्सिस, है ना, एमोक्सिलिन, तो देखोगे और भी अगर उस मेडिकल मेडिसिन का कैटेगरी होगा ना, लास्ट में जनरली इन ही आएगा। तो इससे क्या होता है कि हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा है ना, ये निमोनिया है तो ये सारे मेडिसिन हो सकते हैं, है ना। एक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, है ना, आप बोल सकते हो ये भी क्या है, एक टाइप का, है ना, निमोनिया है, निमोनिया को, है ना, निमोनिया के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। एक और भी डिजीज होता है ट्यूबर सिलोसिस, है ना, सिलोसिस बोलते हैं इसको, इसके लिए यूज किया जाता है। फिर एक होता है टेट्रासाइलिस, देखो लास्ट में ये सब सारे, है ना, ये भी टेरामाइसिन्स, है ना, ये सब यूज किया जाता है फॉर टाइफाइड, है ना, ओरलोनमाइसिन, है ना, है ना, ओरलोमाइसिन यूज किया जाता है। इसमें आई आंख में अगर बैक्टीरिया हो गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ये वाला मेडिसिन, है ना, क्लोरोफेनिकोल जो यूज किया जाता है टाइफाइड, है ना, और निमोनिया, ये सब के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे डिसीजेस है, उसके लिए कौन कौन सा मेडिसिन यूज किया जाता है ये हमें थोड़ा पता कर लेना चाहिए और हमें जानना चाहिए। तो एम्पीसिलिन और एमोक्सिलिन किसके लिए यूज किया जाता है, निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए, है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी निमोनिया के लिए, और ये सारे, है ना, ट्यूबर सिलोलिसिस के लिए यूज किया जाता है, इसके लिए यूज किया जाता है ना। टेट्रा, है ना, टेट्रा क्या बोलते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स है, टेट्रासाइक्लिन्स में टेट्रामाइसिन्स और ओरलोमाइसिन्स यूज किया जाता है। जो टेट्रामाइसिन्स होता है ये टाइफाइड्स के लिए यूज किया जाता है, और ओरलोमाइसिन जो होता है आइस में, आइस ड्रॉप डालते हैं, मतलब अगर आंख में बैक्टीरिया हो गया है तो आंख के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हम यही, है ना, ओरलोमाइसिन यूज करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम क्या पढ़ते हैं कि एंटीसेप्टिक्स। अब एंटीसेप्टिक्स अगर आप पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, तो एंटीसेप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे ये क्या होता है एक्चुअली, ये भी बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करता है। अब थोड़ा बहुत याद होगा, ऐसे नहीं कि जब हम छोटे थे हम क्या करते थे, खेलते खेलते गिर जाते थे तो कहीं पे कट हो जाता था, ऊंस हो जाता था, है ना, या तो क्या हो गया, है ना, तो कट्स वुंड्स हो गया तो हम क्या करते थे उसमें, उसको क्लीन करके डेटॉल से, और हम वहाँ पे क्या करते थे, है ना, कोई ऑइंटमेंट लगा देते थे। पता है, हम मेरे टाइम में, मतलब जब मैं ऑइंटमेंट, या तो अभी भी मेडिकल स्टोर में जाओगे तो फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, ये सब बहुत फेमिलियर, मतलब मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन होते हैं। अभी भी आप जाओगे मार्केट में, बोलोगे मुझे फ्यूरासिन सोफ्रामाइसिन दीजिए, वो तुरंत आपको दे देंगे। डेटॉल तो सभी जानते हो आप लोग कि हाँ जैसे कट जाता है तो हमसे क्लीन करता है। अभी सोफ्रामाइसिन फ्यूरासिन क्या करता है, जैसा आपने जहाँ पे उंड हो गया या कट हो गया वहां पे उसे क्लीन करके लगा दोगे, तो एक तो क्या करता है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, वहां पे बैक्टीरिया के ग्रोथ को होने नहीं देगा, और अगर बैक्टीरिया अटैक कर रहा है तो उसको किल करेगा, तुम्हारे इसको क्या करेगा, बचा के रखेगा। तो केमिकल सब्सटेंस दैट किल और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड कैन बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज सच एज कट्स, wounds and diseased skin surface are called antiseptic। तो एग्जाम्पल्स तो आपको पता चला एंटीसेप्टिक्स का, फिरासिन होता है, सोफ्रामाइसिन होता है, और क्या ये क्लोरोजाइनिनॉल है, और टर्पिनॉल यूज करता है। आप एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ डैश, तो डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनिनॉल एंड टर्पिनियोल।
याद रखना। डेटॉल में जो मिक्सर्स होता है वो क्या होता है, क्लोरोजाइनॉल और टर्पिनॉल, ठीक है। और बीथियोनॉल, इसको सोप में ऐड करते हैं। आप देखते हो ना डेटॉल का जो ऐड देता है, उस डेटॉल के ऐड में आप देखोगे ना, वो बोलता है कि 99.9% बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, बेसिकली एंटीसेप्टिक है, ठीक है। आइडोफॉर्म, टिंचर ऑफ आयोडीन, 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक टाइप का एंटीसेप्टिक्स है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम करता है, किल करता है। बट एंटीसेप्टिक्स जो होता है ना, इट इज यूज्ड इन द लिविंग टिश्यूज, मतलब लिविंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, सब मैं आप ऐसे लिए यूज किया था, ठीक है। और कुछ एग्जांपल जैसे है ना, क्लोरोजाइनॉल लिखा, टर्पिनॉल लिखा, बीथियोनॉल, इसके क्या हो गया स्ट्रक्चर्स। आप यहाँ से और अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट हम एंटी माइक्रोबियल्स पढ़ते हैं। ऑब्वियसली एंटी माइक्रोबियल्स जो है वो डिसइंफेक्टेंट्स होता है, ठीक है। और ये जो डिसइंफेक्टेंट्स है, और ये जो डिसइंफेक्टेंट्स है, बेसिकली इसका भी काम क्या है, केमिकल सब्सटेंस दैट किल माइक्रोऑर्गेनिज्म बट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज, ये लिविंग टिश्यूज के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये क्या है पता है, मतलब टॉयलेट क्लीनर्स आप बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है, टॉयलेट क्लीनर्स है। आप बोल सकते हो फिनाइल है, जो घर में फ्लोर क्लीन करता है। ये लिविंग टिश्यूज में अप्लाई किया जाता है कि नॉन लिविंग टिश्यू, बट क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो टेबल पे, टेबल को बहुत ज़्यादा टाइम तक क्लीन नहीं किया तो बहुत सारे बैक्टीरिया देखोगे छोटे छोटे, जो है वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप हमेशा उसको क्या करना स्टार्ट करते हो, किल करते हो, है ना, किल, है ना, उसको क्लीन करना स्टार्ट करता है। क्लीन करने के बाद फिर वो नहीं आता। तो जो टॉयलेट क्लीनर्स हो गया, है ना, फिनाइल हो गया, है ना, और भी लाइजोल वगैरह आप जो जानते हो, वो सब बेसिकली क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट्स होता है। तो डिसइंफेक्टेंट्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस दैट किल माइक्रोऑर्गेनिज्म बट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज। तो एग्जांपल बेसिकली क्या है बेटा, 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल लोगे, ये भी डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। 0.2 टू 0.4 ppm क्लोरीन सोल्यूशन लिया, है ना, ये भी यूज करता है डिसइंफेक्टेंट का, बट ये ड्रिंकिंग वाटर में यूज किया जाता है ना। और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, अब पानी को आप देखो, पता नहीं, जो नॉर्मल घर पे है ना, पानी आप फिल्टर करके भी रख दो तो 2-3 दिन के बाद पीने का मन नहीं करता, है ना। लेकिन आप देखो जो ड्रिंकिंग वाटर मार्केट में मिलता है, वो कितने दिनों का रहता है ना। कभी कभी चलो उसके एक्सपायरी डेट्स होते हैं, बट ऐसा तो नहीं है ना कि आज पैकेजिंग हो गया तो मतलब कल तक खत्म हो गया, है ना। वो उसमें 6 मंथ्स का पैकेजिंग डेट देखोगे रहता है ऑलमोस्ट, तो हम उसको यूज करते हैं। तो उसमें जो बैक्टीरिया आने वाला है, उसमें हम क्या करते हैं, 0.2 टू 0.4 ppm क्लोरीन सोल्यूशन आप ऐड कर दो, जिससे क्लोरीन सोल्यूशन नहीं ऐड किया फिर मतलब हम केमिकल्स ऐड कर देते हैं, जिससे क्या हो, बैक्टीरिया उस पर नहीं हो और वाटर खराब नहीं हो और हम उसे यूज करने लायक बना। लेकिन अब जो क्लोरीन है, आप देखते हो कि जो स्विमिंग पूल वगैरह है वहां पे हम क्या करते हैं, क्लोरीन ब्लीच कर देते हैं, छीट ऐसे कर देते हैं। करने का मतलब क्या है कि उसमें जो भी बैक्टीरिया है वो, है ना, खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। और भी ऐसे ही एग्जाम्पल है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। एंटी मलेरियल ड्रग्स जो होता है, ये मलेरिया के लिए यूज किया जाता है ना, मलेरिया के लिए। अब देखो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी मेडिसिन है, मतलब मलेरिया के ड्रग्स, लास्ट में देखोगे क्लोरोक्विन है, लास्ट में क्वीन आएगा, पैराक्वीन, है ना, क्लोरोक्विन, पैराक्वीन, है ना, ऐसे ही लास्ट में इन आएगा। तो आप एग्जांपल्स वहां से देख सकते हैं, यू कैन रेफर एनसीईआरटी फॉर मोर एग्जांपल्स, बट ये हमें याद रखना चाहिए। हमें डेफिनेशन याद नहीं रखना है, बट ये याद रखना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे बच्चा, तो फिर क्या होता है, इंट्रोडक्शन, है ना, फिर एंटी, एक लास्ट आता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, और ड्रग्स का कैटेगरी फिर खत्म हो जाएगा। तो जो यहाँ पे आप ड्रग्स देखेंगे, है ना, इस ड्रग्स के केस में अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में तो बेसिकली क्या होता है कि तब ऐसे अगर आप सोचोगे बहुत ज्यादा कि डे बाय डे पॉपुलेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और अभी का भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली ये मेडिसिन, ये ड्रग्स बनाने का मोटिव क्या है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ने से, है ना, अभी क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, रहने के लिए घर नहीं मिल रहे हैं, लोग कैसे भी रह रहे हैं, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, ये सब, है ना। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स यूज किया जाता है। तो केमिकल सब्सटेंस यूज्ड विच आर यूज्ड टू कंट्रोल प्रेगनेंसी, है ना, और इन, है ना, ह्यूमन आर कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। और बर्थ कंट्रोल पिल्स आप बोल सकते हो, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का काम क्या है, इसमें ज्यादा डिटेल्स में क्या है, मतलब बर्थ कंट्रोल पिल्स है एक्चुअली, है ना। तो ये यूज कर सकते हो।
और दिस ड्रग्स आर जो है ना, वो सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है। और ये आप मेडिसिन याद रख सकते हो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं प्रेगनेंसी कंट्रोल करने का, है ना। बट ये एक मेजर तरीका है, मतलब एंटी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है तो क्या है, इसमें क्या क्या किया जाता है, एक बेसिक आइडिया हमें लग गया, है ना। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो होता है हमारा, है ना, कि केमिकल्स इन फूड आता है। अब फूड में हम केमिकल क्यों ऐड करते हैं, है ना। अभी प्रॉब आता है क्या फूड में, आप देखते हो कि फूड में केमिकल क्यों ऐड किया जाता है। तो आप देखोगे बहुत सारे जो बिस्किट है, अब वो बिस्किट तो या तो आटा के बनते हैं या तो मैदा के बन जाएंगे ऐसे, है ना। लेकिन उसमें देखोगे क्या, है ना, कैल्शियम ऐड कर दिया जाता है और भी न्यूट्रिशन सब्सटेंस ऐड कर दिया जाता है। तो वो ऐड तो कर रहे हैं ना हम लोग, ऐड क्यों कर रहे हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो केमिकल विच आर एडेड टू फूड फॉर देयर प्रिजर्वेशन, हम उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए, इनहेंसिंग देयर अपीयरेंस, टेस्ट के लिए भी क्या है ना यूज करते हैं। अब जैसे चिप्स खाते हो, अब चिप्स देखो बहुत फ्लेवर के आते हैं, है ना। पॉपकॉर्न आप खाते हो, है ना, कभी मूवीज देखने गए तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होता है उसका। इसके ऑर्डर एंड न्यूट्रिटिव वैल्यूज आर कॉल्ड फूड एडिटिव्स। तो मतलब क्या है, केमिकल्स विच आर एडेड टू फूड फॉर देयर प्रिजर्वेशन, इनहेंसिंग देयर अपीयरेंस, टेस्ट, ऑर्डर एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू आर कॉल्ड फूड एडिटिव, है ना। अब जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होता है, जो फूड प्रिजर्वेटिव्स, तो फूड प्रिजर्वेटिव्स का काम क्या है, केमिकल विच आर एडेड टू फूड मटेरियल टू प्रिवेंट देयर, है ना, स्पॉइलेज, है ना, स्पॉइलेज ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ, है ना, ईस्ट एंड मोल्ड्स। ये सबसे प्रिवेंट करने के लिए हम ये ऐड करते हैं। जो पिकल्स है, पिकल्स में देखोगे जनरली क्या करता है, विनीगर वगैरह ऐड कर दिया जाता है क्योंकि उसको लॉन्ग टाइम तक, है ना, प्रिवेंट किया है। अब देखो नेक्स्ट है, इसमें कुछ एग्जांपल जैसे सोडियम बेंजोएट हम केमिकल यूज करते हैं एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, और इसका परसेंटेज बहुत कम रहता है ना, 0.06% टू 0.1% यूज करता है। मतलब अगर 100 ग्राम सब्सटेंस है तो उसमें 0.06 ग्राम ऐड करेंगे। यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस, जो फ्रूट जूस, जैम, जेली, पिकल्स एक्सेट्रा, ये सब जो होता है उसमें हम यूज करते हैं इसको, है ना। फिर होता है पैराबेंस, जिसको अल्काइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट बोलते हैं, है ना। यूज फॉर द, है ना, टोमेटो सॉस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बियर एंड सिरप्स, ये सब में इसको यूज किया जाता है। सॉर्बेट्स, सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड होता है, इसको किस में यूज करते हैं, मिल्क, चीज, मीट एंड फिश यूज पे करते हैं, है ना। एक होता है प्रोपाइनेट्स, तो इसका यूज हम बिस्किट्स, है ना, बेक्ड प्रोडक्ट में यूज करते हैं ताकि वो खराब ना हो। इपोक्साइड्स, है ना, नट्स और ड्राइड फ्रूट्स में करते हैं। तो ये समझ में आया आपको पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर क्या है आपका, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स अब आता है ना, केमिकल्स इन फूड में दूसरा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। और जब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स पढ़ेंगे तो बेसिकली क्या है, केमिकल कंपाउंड विच गिव स्वीटनिंग इफेक्ट टू द फूड एंड एनहांस इट्स फ्लेवर, ठीक है। अभी होता क्या था कि बहुत सारे शुगर पेशेंट्स थे, डॉक्टर मना कर देते थे कि आपको शुगर वाला नहीं लेना है, तो आप स्वीट्स नहीं खा सकते हो, चाय नहीं पी सकते हो, कॉफी नहीं पी सकते हो, वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन, है ना, बाद में जब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का, है ना, जब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स आया, साइंटिस्ट लोगों ने बताया, तो ये बहुत ही हाईली यूजफुल हुआ डायबिटीज, जिसको मतलब कैलोरी, कैलोरीफिक, मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये सब जो नेचुरल शुगर है उसमें हाई हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है। और डायबिटीज पेशेंट्स के लिए हमें लो कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए, या जो बॉडी बिल्डर्स बनाता है, जो बॉडी बनाता है, ठीक है, उसको भी देखोगे वो जल्दी ये सब शुगर वगैरह, ये जितने भी आप देखोगे, क्या बोलते हैं, बॉलीवुड में एक्ट्रेस वगैरह है ना, तो आप देखोगे जनरली वो शुगर, है ना, टी कॉफी अवॉइड करते हैं, है ना? क्यों क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने फिटनेस पे कॉन्सेंट्रेट करना रहता है, ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें क्या करना है कि दिस आर बेसिकली, जो आर्टिफिशियल है वो तो पता है कि स्वीटनिंग इफेक्ट का काम करेगा, तो आप चाहोगे मार्केट में कोई अच्छी अगर दुकान है तो आप उसमें स्वीट मिलेगा, लेकिन वो नेचुरल शुगर यूज नहीं किया होगा, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स यूज करके बनाया होगा, तो फिर वो शुगर पेशेंट जो है वो यूज कर सकता है। दिस आर हाईली वैल्यूएबल फॉर डायबिटिक पर्सन एंड पीपल हु नीड टू कंट्रोल इनटेक कैलोरीज, जो कैलोरीज कंट्रोल करना चाहता है उसके लिए यूज। अब इसका यूज पान मसाला में, आइसक्रीम में, ड्रिंक्स में, माउथ वॉश में, टूथपेस्ट में, टॉफीज, चॉकलेट्स वो बोलते हो आप, इसमें यूज किया जाता है। जो सैक्रीन होता है, एस्पार्टेम होता है, सुक्रेलोज होता है, एलिटेम होता है, अब पूरा देख सकते हो। जो सैक्रीन होता है वो, अगर आप शुगर से, जो नेचुरल शुगर है उससे अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो 550 टाइम्स मोर स्वीटनर होता है एज कम्पेयर टू शुगर।
मतलब अगर आप 1 ग्राम शुगर लो और 1 ग्राम सैकरीन लो और 550 ग्राम शुगर लो और दोनों को वाटर में डालो, तो जितना शुगर टेस्ट करेगा उतना 1 ग्राम सैकरीन, है ना, स्वीट टेस्ट करता है। एस्पार्टम जो होता है वो 100 टाइम्स मोर स्वीटेंड होता है एज कम्पेयर टू शुगर, बट ये अनस्टेबल होता है एट कुकिंग टेम्परेचर पे, इसीलिए हम इसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में यूज करते हैं, जो थम्स अप ये सब आप करते हो, है ना। फिर एक सुक्रालोज होता है 600 टाइम्स है, और एलिटेम होता है जो कि 2000 मोर स्वीटनर होता है एज कम्पेयर टू शुगर। आपसे ये पूछा सकता है कि फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन था, तो वो सैकरीन था, है ना। और जब से सैकरीन बना उसका बहुत ज्यादा यूज होना स्टार्ट हुआ, और सबसे ज्यादा स्वीटनिंग एजेंट्स का कौन होता है, तो एलिटेम होता है जो कि 2000 टाइम्स स्वीटनर होता है एज कम्पेयर टू सुक्रोज। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स पड़ता है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब पता है ना, फूड को ऑक्सीडेशन से होने से प्रिवेंट करना। तो केमिकल सब्सटेंस विच रिड्यूसेस द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, है ना। तो केमिकल सब्सटेंस विच रिड्यूसेस द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के रेट को कम कर। अब ऑक्सीडेशन के रेट को कम करने के लिए क्या करता है, बीएचटी और बीएचए यूज करता है। तो कभी कभी आपसे यही पूछा सकता है कि एंटीऑक्सीडेंट आइडेंटिफाई विच वन इज द एंटीऑक्सीडेंट, तो याद आप रखना बीएचटी एंड बीएचए। बीएचटी का फुल फॉर्म क्या है, 2,6 डाई टर्सरी ब्यूटाइल। तो डाई टर्सरी ब्यूटाइल ये दोनों हो गया बेटा, ठीक है। और हाइड्रो ऑक्साइल, हाइड्रोक्साइल मतलब ओ OH हो गया बेटा, और इस पूरे को क्या बोल दिया, टॉलिन, ठीक है। और इसको पूरा बोल रहा है बेटा एनिसोल, और यहाँ पे देख लो जो जो है, मतलब ये टर्सरी ब्यूटाइल आप बोल सकते हो, या तो ब्यूटाराइटेड बोल दो, ओ OH को हाइड्रोक्सी बोल दो, और इसको एनिसोल बोलते हैं, तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे, तो अब हम क्या पढ़ते हैं कि लास्ट पार्ट जो आता है क्लींसिंग एजेंट्स आता है। अब क्लींसिंग एजेंट्स में बेटा हम क्या पढ़ते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो सोप्स और डिटर्जेंट का काम क्या है, क्लींसिंग एक्शंस का। तो सोप्स बेसिकली क्या होता है, सोप्स आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, लाइक, है ना, पैल्मिटिक एसिड, है ना, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, है ना, लर्टिक एसिड, ये सारे एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो हम सोप्स बेसिकली क्या है, सोप्स का काम क्या है तो पता है, तो सोप्स क्या आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होता है। अब लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कौन हो सकता है, तो पैल्मिटिक एसिड हो सकता है। पैल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है ना, स्टेरिक एसिड हो सकता है ना, और ये सारे हो सकता है। सपोनिफिकेशन अगर आप देखोगे ना, तो ये बोला कि सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होता है, तो हमने यहाँ पे लिया ये ईस्टर, है ना, इसको ग्लिसरॉल ईस्टर्स बोल रहा है। अगर आप देखोगे ना, तो आपने अगर जैसे पढ़ा होगा CH2OH, है ना, और यहाँ पे क्या है आपका CHOH, और यहाँ पे आपका क्या है CH2OH, तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्लिसरॉल, ठीक है। इसी से हमने बनाया है ग्लिसरॉल ईस्टर्स ऑफ स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड मतलब पता है ना, C17 एसिड। अब पता है बेटा, अगर आप देखोगे, अगर मैं बोलूँ कि एसिड है आपके पास, तो एसिड का रिएक्शन बेसिकली हमने कराया है बेटा किसके साथ, है ना। तो ये यहाँ से वाटर निकल जाएगा और फिर ये बन जाएगा, ऐसे आप बना सकते हो। इसका रिएक्शन NaOH से कराते हैं, तो यही बना सोडियम स्टीरेट, और ये जो सोडियम स्टीरेट है, ये हमारा किसका काम करता है, सोप की तरह काम करता है। तो कैसे बन गया, तो ग्लिसरॉल, है ना, लिया हमने ग्लिसराइल एस्टर ऑफ सिट्रिक एसिड, इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराया, तो ग्लिसरॉल, और ये ग्लिसरॉल बन गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे टॉयलेट सोप्स, है ना, ट्रांसपेरेंट सोप्स, मेडिकेटेड सोप्स, सेविंग सोप्स, है ना, इसमें हम यूज कर सकते हैं। समझ गए पॉइंट। फिर दूसरा आप देखोगे, तो फिर हम क्या करते हैं कि क्लींसिंग एजेंट जैसे सोप है, तो सोप कैसे वर्क करता है, तो सपोज करो कोई जो है ना ऑयली या डर्ट है यहाँ पे, तो जैसे हम क्या करते हैं, सोप सोप जैसे हमने बोला कि सोडियम स्टीरेट होता है, तो जो जैसे ही सोडियम स्टीरेट लिखोगे ना बच्चा, तो यहाँ पे C17H35, है ना, C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस होता है। तो इसमें इसको C17 मतलब अगर आप लिखना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, C17 हो गया, और C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है आपने पढ़ा होगा, इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलता है। फोबिक मतलब वाटर हीटिंग होता है या सॉल्वेंट हीटिंग, और यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट, पता है सब बच्चों को, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। अब जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वो क्या होता है कि इट इज रिपेल्ड बाय वाटर, ठीक है, और वाटर हीटिंग आप बोल सकते हो। तो जैसे ये डस्ट है और हमने सोप डाल दिया, तो सोप क्या करता है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना, वो क्या करता है, यहाँ से ऐसे करके बाइंड कर लेता है ना, और
है ना, ये ऐसे ये आपका ऐसे बाइंड करेगा, है ना, ऐसे ये बाइंड करेगा। बहुत सारे सोप्स के मॉलिक्यूल आएंगे, ऐसे बाइंड करेगा, ऐसे बाइंड करेगा, ऐसे बाइंड करेगा, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ माइनस हो जाएगा, सी डबल, जितने भी सोप्स के मॉलिक्यूल होंगे वो ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस होता है। जैसे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर पास कराते हैं, तो वाटर होता है कि H प्लस प्लस ओ H माइनस है, तो इसके H प्लस जो होते हैं, है ना, ऐसे अगर आप लोगे तो इससे ये कंबाइन करता है, और फिर यहाँ से बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल जब हम पास कराते हैं वहां से, तो ये यहाँ से क्या होता है ना, कि ये यहाँ से आपका डस्ट को पकड़ा हुआ रहता है और पानी के साथ निकल जाता है, ऐसे क्लींजिंग एक्शन का काम करता है। ये जो फॉर्मेशन होता है इसको हम बोलते हैं मिसल्स। क्या बोलते हैं उसको, मिसल्स बोलते हैं, ये जो फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये सीख सकते हो। फिर अगर आप देखेंगे तो फिर बेटा यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो क्लींजिंग एक्शन है वो डिटर्जेंट्स होता है। अब जो डिटर्जेंट्स है वो क्या है, ये हम पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, ये भी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स है विच लाइक सोप्स, है ना, रिमूव डस्ट एंड ग्रीस फ्रॉम अ सरफेस आर कॉल्ड डिटर्जेंट्स। लेकिन सोप्स और डिटर्जेंट्स जो होता है ना, उसमें थोड़ा डिफरेंस है। जो सोप होता है वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता क्लींजिंग एक्शन का, बट जो डिटर्जेंट्स है वो क्या करता है, हार्ड वाटर में, है ना, भी काम कर लेता है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। डिटर्जेंट्स आर मेनली क्या होता है, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक और सल्फोनिक एसिड्स विद लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो डिटर्जेंट्स आर मेनली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक और सल्फोनिक एसिड विद लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, तो इट इज ऑफ थ्री टाइप्स होता है। थ्री टाइप्स मतलब एनायनिक डिटर्जेंट, कैटानिक डिटर्जेंट्स, और क्या हो सकता है आपका, एक न्यूट्रल होता है जिसमें चार्जेस नहीं आते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रल डिटर्जेंट्स है जो कि आप ये देखोगे ना, नॉन आयनिक डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं, मतलब कोई आयंस नहीं होंगे, मतलब न्यूट्रल भी बोल सकते हो, नॉन आयनिक बेसिकली बोला जाता है। बेटा आपको कभी कभी जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो यहाँ से क्या पूछ लिए जाएंगे कि आइडेंटिफाई विच वन इज द एनायनिक डिटर्जेंट। तो नाम पता होगा ना, तो देखो नाम पता होगा तो आप आंसर कर सकते हैं। तो जो अनायनिक डिटर्जेंट है, जो कैटानिक डिटर्जेंट है, वो क्या है, ये हमें जानना है। तो जो अनायनिक डिटर्जेंट है वो क्या होता है, सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम डू डिकाइल बेंजीन सल्फोनेट्स, ये ऐसा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सोडियम लोराइल सल्फेट, तो यहाँ पे CH3 CH2 का होल 10 CH2। अब देखो अगर आपसे बोलता है ना एनायनिक डिटर्जेंट, तो लास्ट में सल्फेट सल्फोनेट्स याद करना। ठीक है, अभी क्यों ऐसा बोल रहे हो, तो सल्फेट अगर बोलोगे ना तो हमेशा क्या आएगा, डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ही आएगा, ओ माइनस आ रहा है, इधर भी कुछ भी होगा, और सोडियम आ रहा है पहले, तो ऑब्वियसली यहाँ पे Na+ होगा। तो मतलब लॉन्ग चेन कार्बन के साथ क्या आ रहा है, O- है, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, नेगेटिव हो गया मतलब अनायनिक डिटर्जेंट हो गया। कैटायनिक डिटर्जेंट है तो Cl-Br- CH3 COO- और सॉल्ट्स ऑफ क्वाटरनरी अमाइंस ले सकते हैं हैविंग लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन अल्काइल, है ना। तो यहाँ पे आप देख लो N पे पॉजिटिव चार्ज है, N पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर सल्फेट सल्फोनेट्स नहीं आ रहा तो ट्राइमिथाइल स्टाइल अमोनिकल ब्रोमाइड आ रहा है, तो अमोनिया वाला जहाँ पे आ गया वो क्या हो गया, कैटायनिक हो गया। ठीक है, और एक लास्ट पार्ट है इसमें जो कि हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि ये आपका अगर आप डिटर्जेंट्स देखोगे तो ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स होता है, और ये ईस्टर्स और ईथर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास होता है ना, ये एग्जांपल्स हो गए, इसमें कोई भी चार्ज नहीं आता है। तो पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल स्टेरेट है और लोराइल अल्कोहल। ठीक है, वो क्या है बेटा आपका, इथॉक्साइलेट। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स आप ध्यान में रखेंगे तो हो जाएगा। बेसिकली हमें इतना ही इस चैप्टर में पढ़ना होता है। ठीक है, अगर आप इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से जैसे सुना अभी मुझे और रिवाइज करोगे और थोड़ा बहुत एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो ये क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर का रिवीजन था, है ना, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आज इस चैप्टर के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।